सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ नोमैडिक एम्पायर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मंगोल्स के बारे में जानेंगे, जंगीज़ खान के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका राइज़ हुआ, उनकी शुरुआती लाइफ कैसी थी, कैसे उन्होंने मंगोल कॉन्फेडरेशन जो है वो फॉर्म की, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ क्या थी, उन्होंने कैसे कंक्वेस्ट किए, कैसे एक्सपेंशन किया अपने एम्पायर का, कैसे इतना बड़ा एम्पायर जो है उन्होंने क्रिएट करा। सो ये सारी चीज़ें हम आपके इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। भाई नोमैडिक एम्पायर का क्या मतलब होता है? नोमैडिक एम्पायर एक एम्पायर था इन नोमैडिक ग्रुप्स का। ये एक इंपीरियल फॉर्मेशन थी जो कि नोमैडिक ग्रुप्स ने कंस्ट्रक्ट करी थी। नोमैडिक एम्पायर, ये जो टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं। नोमैडिक वो लोग होते हैं जो एक जगह कभी भी नहीं रुकते हैं, जो हंटर गैदरर्स होते हैं, जो दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, जबकि एम्पायर एक ही जगह पे होता है, ये मूवेबल थोड़ी होता है। सो नोमैडिक एम्पायर वो एम्पायर था जो इन नोमैडिक ग्रुप्स ने बनाया था। अब ये नोमैडिक ग्रुप्स कौन से थे? मंगोल्स। मंगोल्स जिनके लीडर थे जंगीज़ खान, तो इन्होंने एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल, एक बहुत बड़ा 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ एक एम्पायर बनाया। इनका एम्पायर यूरोप और एशिया में फैला हुआ था ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरीज़। अब ये जो स्टेपी ड्वेलर्स होते थे, ये जो मंगोल्स थे, ये स्टेपीज़ में रहा करते थे एंड ये जो है खुद कुछ नहीं लिखा करते थे। इनका कोई लिटरेचर नहीं है, इनका कोई राइटिंग रिकॉर्ड हमें नहीं देखने को मिला है। सो हमें इनके बारे में कहाँ से पता चला? बेसिकली जो क्रॉनिकल्स लिखे गए थे, जो ट्रैवलॉग्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो सिटी बेस्ड लिटरेट्स ने लिखे थे, तो वहीं से हमें इनके बारे में थोड़ा कुछ पता चलता है। सो ये जो ऑथर्स थे ये बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट थे। बायस्ड रिपोर्ट्स देखने को मिलती है हमें नोमैडिक लाइफ की, यानी कि भाई ये जो सिटी ड्वेलर्स थे ये बहुत ज़्यादा नफरत करते थे इन नोमैडिक लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन्हें अनसिविलाइज्ड मानते थे। सो इसी वजह से ऐसा माना जाता है जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं इन नोमैड लोगों के बारे में ये बहुत ज़्यादा बायस्ड है। ठीक है। सो देयर आर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जिससे हमें बहुत कुछ पता चला है मंगोल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इगोर दे रेचिवल्स, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल एंड द ट्रैवलॉग्स ऑफ मार्को पोलो। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं मंगोल्स की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। सो अब सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझते हैं नोमैडिक एम्पायर का। सो जो स्टार्टिंग के जो डिकेड्स थे 13th सेंचुरी के, तो उस टाइम पे जो बड़े बड़े यूरो एशियन एम्पायर्स थे, सो उन्हें पता चल गया था कि भाई अब कोई नई पॉलिटिकल पावर जो है वो आने वाली है स्टेपीज ऑफ द सेंट्रल एशिया से, यानी कि अब एक नई पावर का राइज होने वाला है। जंगीज़ खान इन्होंने सभी मंगोल लोगों को यूनाइट कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। मंगोल एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स बॉडी होती थी ट्राइबल लोगों की, एंड ये सिमिलर लैंग्वेजेस बोला करते थे। कुछ मंगोल्स पेस्टोरलिस्ट होते थे जबकि कुछ मंगोल हंटर गैदरर्स होते थे। जो पेस्टोरलिस्ट होते थे वो हॉर्सेस, शीप, कैटल, गॉड्स, कैमल, इन सभी को जो है पालते थे। ये जो लोग थे ये नोमैडिक लाइफ जीते थे इन द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया। ये वो लैंड है जो आज के टाइम पे मंगोलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बहुत मेजेस्टिक लैंडस्केप देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दूर तक फैले हुए प्लेन्स देखने को मिलते हैं, स्नो केप्ड माउंटेन्स देखने को मिलता है, गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है, बहुत सारे रिवर्स और स्प्रिंग्स देखने को मिलती हैं। सो एग्रीकल्चर पॉसिबल था इन पेस्टोरल रीजन्स में, लेकिन मंगोल्स जो है वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे। वो टेंट्स में रहा करते थे, वो हर्ड्स में ट्रैवल करते थे, फ्रॉम विंटर टू समर पैस्चर लैंड्स में वो ट्रैवल करते रहते थे। ये ग्रुप्स कंप्लीटली जो है वॉर में एंगेज होते थे, एक दूसरे के साथ ये लड़ते ही रहते थे। अब बात करते हैं जंगीज़ खान की, जो कि इनके लीडर थे। जंगीज़ खान जो है इनका जन्म हुआ था 1162 एडी में ओनन रिवर के पास में, जो कि आज के टाइम पे मंगोलिया में है। उनका पहले नाम तेमुजिन था, उनके फादर का नाम येसुगई था एंड वो कियात क्लैन के हेड थे। इनके जो फादर थे इनको मर्डर कर दिया गया था एक बहुत यंग एज में। इनकी मदर का नाम था ओलन ईक एंड इन्होंने ही तेमुजिन को रेज करा था एंड उनके हाफ ब्रदर्स को भी बहुत मुश्किल हालातों में। तेमुजिन को किडनैप कर लिया गया था, उन्हें स्लेव बना दिया गया था 1170s के दौरान। उनकी वाइफ का नाम था बोर्ते, उन्हें भी किडनैप कर लिया गया था एंड उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ जो है लड़ाई करनी पड़ी थी अपनी वाइफ को फ्री करवाने के लिए, छुड़ाने के लिए। इवन इन हालातों में भी उन्होंने बहुत सारे दोस्त बनाए थे। एक यंग मैन थे जिनका नाम था बोगरचू, वो उनके पहले दोस्त थे। वो हमेशा तेमुजिन को जो है हेल्प करते थे, वो उनके ट्रस्टेड कंपेनियन थे। तेमुजिन का जो रियल ब्रदर था जमूका, वो उनके दूसरे ट्रस्टेड फ्रेंड थे। तेमुजिन जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ लड़ते भी थे।
तैमूजिन ने अपने पापा के जो भाई थे, बड़े भाई, उनका नाम था तुगरिल या ओंग खान, उनके साथ भी अपने रिलेशनशिप को रिवाइव कर लिया था, वापस से वो उनके साथ आ गए थे। एंड वो जो थे वो रूलर थे कैराइट्स के, ठीक है। तो ये एक जगह है कैराइट्स, तो यहाँ के रूलर थे उनके पापा के बड़े भाई। तैमूजिन के जो रियल ब्रदर थे जम्मू का, वो बाद में उनके एनिमी बन जाते हैं। 1180s और 1190s के दौरान तैमूजिन जो है वो ओंग खान की मदद से बहुत सारे राइवल्स जैसे कि जम्मूका को हरा देते हैं। तैमूजिन का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जम्मूका को हराने के बाद। अब वो जो है दूसरे एनिमीज़ के साथ लड़ते हैं, और इससे क्या होता है, ततार्स, करेट्स, ओंग खान हिमसेल्फ, सो उनके फादर के किलर्स, उन सभी को वो जो है हरा देते हैं। इवन 1206 में वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हरा देते हैं जम्मूका को और नेमन पीपल को। तैमूजिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर अब इस टाइम पे बन रहे थे पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेपी रीजन में, जब उन्होंने अपने सभी एनिमीज़ को कन्क्वेरर कर लिया था। अब कुरिल्तई एक मीटिंग होती थी सभी मंगोल क्लैन की चीफ्स की, तो उसमें उनका जो प्रेस्टीज है उसको पहचाना गया और जंगीज़ खान को ग्रेट हीरो ऑफ मंगोल्स जो है वो बना दिया गया। एंड इसी दौरान उनको टाइटल दिया गया समुद्र खान, सॉवरन, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर, सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर। सो जो मंगोल्स का एक्सपेंशन आफ्टर जंगीज़ खान डेथ, उसे हम दो फेजेस में बांट सकते हैं। फर्स्ट है 1236 टू 42, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर गेन्स हुए थे। रशियन स्टेपीज़, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, इन रीजन्स को जो है एक्वायर कर लिया गया था। सेकेंड फेज में आता है ये टाइम पीरियड 1255 टू 1300, तो इस टाइम पे जो है चाइना, ईरान, इराक, सीरिया, इन जगहों को कैप्चर किया गया था। जो मंगोल मिलिट्री फोर्सेस थी उसके अंदर बहुत सारे रिवर्सल्स आए थे इन द डिकेड्स ऑफ 1260s। ओरिजिनल इम्पेटस ऑफ कैंपेन्स कुड नॉट बी सस्टेन इन द वेस्ट। वेस्ट से इस दौरान जो ये एम्पायर है ये टूटने लग गया था। अब वही परफेक्शन जो है मिलिट्री के अंदर नहीं रह गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ जंगीज़ खान। सो अब हम बात करते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। जंगीज़ खान एक बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रूलर थे। उन्होंने जो सभी लोग उनकी फेडरेशन के मेंबर्स थे, उनकी आइडेंटिटीज़ को, उनकी पुरानी आइडेंटिटीज़ को भुला दिया था, इरेज कर दिया था, और उन्हें बोला था कि अब तुम सिर्फ मेरी इस एम्पायर का पार्ट हो। उनकी जो आर्मी थी वो उनके पुराने डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनाई गई थी, जो कि स्टेपी प्लेन्स में जो सिस्टम फॉलो किया जाता था। उन्होंने आर्मी को 10, 100, 1000 एंड 10,000 सोल्जर्स के ग्रुप्स में बांट दिया था। उन्होंने जो पुराने ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको डिवाइड कर दिया था और उनके मेंबर्स को न्यू मिलिट्री यूनिट्स में शामिल कर दिया था। एंड जो लोग उन यूनिट से बाहर जाते थे बिना किसी परमिशन के, उन्हें ऑफिसर जो है वो पनिश भी करते थे। जो सबसे बड़ी यूनिट होती थी सोल्जर्स की, उसके अंदर 10,000 सोल्जर्स होते थे एंड उनके अंदर जो है बहुत सारे ट्राइब्स और क्लैन के लोग होते थे। उन्होंने पुराने सोशल सिस्टम ऑफ स्टेपी प्लेन्स को बदल दिया था एंड अब उन्होंने बहुत सारे क्लैंस को जो है इंटीग्रेट, यूनाइट कर दिया था एंड उन सभी को एक अलग, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दे दी थी जंगीज़ खान ने। जो नई ट्रूप्स होती थी अब वो जो है उनके 4 बेटों के अंडर आती थी एंड वो जो है बहुत अच्छे से काम कर रही थी। कैप्टन सिलेक्ट करे गए थे जिन्हें नोयान कहा जाता है, एंड जो सोल्जर्स थे वो उनके नोयान के अंडर ही काम करते थे। अब उनका एक नया फॉलोअर्स का ग्रुप बना एंड ये जो लोग थे ये बहुत फेथफुली जो है जंगीज़ खान को सपोर्ट करते थे। बहुत सारे सालों के लिए उन्होंने बहुत मुश्किल हालातों में भी जंगीज़ खान को सपोर्ट करा। जंगीज़ खान को जो है ऑनर किया जाता था पब्लिकली। बहुत सारे लोग जो है उन्हें ग्रैंड ब्रदर के नाम से मानते थे, ग्रैंड ब्रदर का दर्जा देते थे। इसके अलावा एक लोअर क्लास भी होती थी जिसके अंदर सर्वेंट्स आते थे जो कि मास्टर से रिलेटेड होते थे, मास्टर को सर्विस देते थे। जो क्लैन के पहले हेड होते थे उनके पास पावर होती थी, लेकिन अब उनके कोई राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होते थे। एक नया हियरार्किकल सिस्टम बनाया गया। जंगीज़ खान ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्न करने के लिए न्यू कंक्वायर्ड लोगों को, वो उनके अपने 4 बेटों को दी। मतलब जो नए एरियाज कैप्चर कर रहे थे उन्होंने, वो अब उनके 4 बेटे जो हैं वो उन चीज़ों को संभाल रहे थे, गवर्न कर रहे थे। इससे उलूस की क्रिएशन हुई थी। जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था जोची, उन्हें रशियन स्टेपीज़ का एरिया दिया गया एंड वो अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो टेरिटरी थी इसे उलूस कहा जाता था एंड ये कोई फिक्स्ड नहीं होती थी, ठीक है। ये इतनी दूर तक जाती थी जहाँ तक उनका घोड़ा जाता है, जहाँ तक वो कब्जा कर सकते थे, वहाँ तक उनका उलूस होता था। उनके जो सेकंड बेटे थे जिनका नाम था चांगताई, उन्हें ट्रांसोक्शियाना का रीजन दिया गया ऑफ द स्टेपी। साथ ही साथ उन्हें पामेर माउंटेन्स की टेरिटरी भी दी गई इन द नॉर्थ अलोंग विद हिज ब्रदर्स टेरिटरी।
अब ये जो जुरिस्डिक्शन होती थी, ये जो लिमिट्स होती थी, ये चेंज भी हो जाती थी वेस्ट में जाने पे। यानी कि ऐसा कुछ नहीं होता था कि ये फिक्स्ड एरिया है इस पर्टिकुलर सन का, ये जो है एक्सटेंड भी होता रहता था। जंगीज़ खान ने अपने तीसरे बेटे को, जिनका नाम था औगदई, उनको ऐसा माना कि वो जो है सक्सेसर बनेंगे, ग्रेट खान, जंगीज़ खान के फर्दर सक्सेसर बनेंगे। एंड ये जो प्रिंस है वो काराकोरम के रीजन को कंक्वेरर करेंगे और उसे अपना कैपिटल बनाएंगे। तुलुई, जो उनके सबसे छोटे बेटे थे, उन्हें एंसेस्टर्स के लैंड दिए गए, यानी कि मंगोल रीजन। सो अब बात करते हैं डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन की इन मंगोलिया। सो यैम, जंगीज़ खान ने एक रैपिड कुरियर सिस्टम बनाया जिसे यैम बोला जाता था। इसने अलग अलग एरियाज़ को कनेक्ट कर दिया था। कुबकुटेक्स, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो मंगोल नोमैड्स थे वो 1/10 हिस्सा देते थे अपने हर्ड्स का इन द फॉर्म ऑफ हॉर्सेस और लाइवस्टॉक, किसी भी फॉर्म में। इसी को कुबको टैक्स कहा जाता था। एंड नोमैड्स जो है अपनी मर्जी से इस टैक्स को पे करते थे क्योंकि इससे उन्हें बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते थे। बाज टैक्स, कम्युनिकेशन और ट्रैवल में ईज़ लाने के लिए जो मंगोल रिजीम और ट्रैवलर्स थे वो अपने सेफ कंडक्ट के लिए कि भाई हमें जो है इस रीजन में कोई मुसीबत नहीं फेस करनी पड़ेगी, हम सेफली इस रीजन में जा सकते हैं, इसी के लिए वो एक टैक्स दिया करते थे जिसी को बाज टैक्स कहा जाता था। ट्रेडर्स बाज टैक्स देते थे इसी पर्पज़ के लिए। इससे जो है मंगोल खान की उन्हें अथॉरिटी मिल जाती थी कि हम तुम्हें अपने एरिया में प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। कनाट्स, जो अंडरग्राउंड कैनल्स होते थे एरिड ईरानियन प्लेट्यू में, तो उसी को कनट्स कहा जाता है। सो अब समझते हैं रैपिड कुरियर सिस्टम और इसके मेथड्स को। सो जंगीज़ खान जो थे उन्होंने फास्ट मूविंग हाराकारा मेथड को अपनाया। इसकी मदद से वो जो है अलग अलग एरियाज़ के साथ टच में रह पाते थे। अब उनका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा होता था। अलग अलग रीजन से इंफॉर्मेशन लाने के लिए वो जो है इस सिस्टम का यूज़ क्या करते थे। बहुत हेल्दी स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस को, अच्छे अच्छे मैसेंजर्स को जो है अलग अलग जगहों पर स्टेशन किया जाता था। भाई देखो, मान लो एक रेगुलर इंटरवल्स पे जो है यहाँ पर घोड़े और उनके मैसेंजर्स को प्लॉट किया जाता था। भाई यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आएगी, फिर ये यहाँ तक जाएगा और इसको इन्फॉर्मेशन दे देगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा। तो ऐसे जो है बहुत स्पीडली जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है मैसेजेस ट्रांसफ़र हो जाते थे। ठीक है, तो ये उनका कम्युनिकेशन का मेथड होता था। इसी के लिए जो मंगोल सी फेयरर्स होते थे वो अपने हॉर्सेस का, अपने लाइफस्टॉक का 1/10 हिस्सा जो है वो देते थे इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एज कुबको टैक्स। जो ये रनर सिस्टम था, ये जो यैम सिस्टम था, इसे आफ्टर द डेथ ऑफ जंगीज़ खान मॉडिफाई कर दिया गया। इसकी स्पीड और इसकी रिलायबिलिटी को देख के ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते थे। सिस्टम की मदद से जो ग्रेट खान्स थे वो क्या हो रहा है दूसरी टेरिटरीज़ में, इतने बड़े कॉन्टिनेंट में क्या कहाँ क्या चल रहा है, उसको आराम से मॉनिटर कर पाते थे, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते थे और ऐसे ही इस इतने बड़े एम्पायर को वो मेंटेन कर पाए, एडमिनिस्टर कर पाए। अब बात करते हैं नोयान की। सो जंगीज़ खान ने नया मिलिट्री सिस्टम अपनाया। उन्होंने अपनी आर्मी को अपने 4 बेटों को सौंप दिया था बांट के। एंड उन्हें जो है कैप्टन्स बना दिया गया था एंड इन्हीं कैप्टन्स को नोयान कहा जाता है। इसी के वजह से जो आर्मी थी वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। सोल्जर्स के साथ जो रियल ब्रदर का रिलेशनशिप है उसे अपनाया गया, उन्हें रियल ब्रदर बना दिया गया, उन्हें अंडा कहा गया। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते थे इन खान्स के लिए, जंगीज़ खान के लिए भी, जिन्हें वो रियल ब्रदर मानते थे एंड उन्हें अंडा कहा जाता था। सो जो लीगल कोड ऑफ लॉ, यसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, द लीगल कोड ऑफ लॉ यसा। तो जंगीज़ खान ने यसा, ये जो उनका कोड ऑफ लॉ था, इसे प्रोमलगेट करा था एट द असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टेन, जिसे कुरिलताई कहते हैं। 1206 में उन्होंने अपना ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रोमलगेट करा था। इसके अंदर बहुत सारे तरीके बताए गए थे जंगीज़ खान के द्वारा जो कि उनके सक्सेसर्स अडॉप्ट कर सकते हैं अपने एम्पायर को एडमिनिस्टर करने के लिए। स्टार्टिंग में ये जो टर्म होती थी यसा, इसका मतलब होता था लॉ, डिक्री या फिर ऑर्डर। यसा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस के बारे में कंसर्न था, यानी कि यसा के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस के बारे में लिखा गया था कि भाई हंट कैसे होगा, आर्मी कैसे बनाई जाएगी, कैसे वर्क करेगी, पेस्टोरल सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा गया था उनके कोड ऑफ कंडक्ट यसा के अंदर। सो बाय द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी जो मंगोल्स थे वो सभी यूनिफाई हो गए थे एंड उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया था जो अभी तक वर्ल्ड ने नहीं देखा था।
उन्होंने बहुत बड़े बड़े एरियाज़ पर रूल करा, उन्होंने अर्बन सोसाइटीज़ पे रूल करा, अपनी जिनकी अपनी हिस्ट्री होती थी, अपने कल्चर होते थे, अपने लॉज होते थे। ऑल्दो मंगोल्स जो हैं वो पॉलिटिकली तो डोमिनेट करते थे, लेकिन वो नंबर में बहुत कम लोग थे। यानी कि इतने बड़े रीजन पे बेशक वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत कम ही होती थी। सो इतने बड़े एम्पायर में अपनी आइडेंटिटी और डिस्टिंक्टिवनेस को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका था, द सेक्रेड लॉ, जो ने उनके एंसेस्टर्स के द्वारा दिया गया है, यसा। यसा जो है वही एक प्रोबेबिलिटी थी, एक कॉम्पिलेशन थी कस्टमरी ट्रेडिशंस की। मंगोल ट्राइब्स के अलग अलग कस्टम्स लिख के गए थे यसा के अंदर, और उन्हीं को जंगीज़ खान ने द कॉड ऑफ लॉ बोला है। ठीक है, यही जंगीज़ खान का कॉड ऑफ लॉ था। अब हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कुरिलताई इंस्टीट्यूशन। कुरिलताई एक असेंबली होती थी चीफ्स की। सो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती थी भाई मंगोलियन एम्पायर में? सो ये काउंसिल होती थी, इसी को कुरिलताई कहा जाता था। ये डिटरमाइन करती थी कि जो अलग अलग मेंबर्स है जंगीज़ खान की फैमिली के, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द स्टेट। एंड ये जो है चीफ्स की काउंसिल होती थी, इसके अंदर फ्यूचर डिसीजंस लिए जाते थे स्टेट को लेके, कैंपेन्स को लेके, लूट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, देन कैसे पैस्चर लैंड को मैनेज किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इसी असेंबली में बैठ के लिए जाते थे। अब ट्रेड जो था वो मंगोल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। मंगोल स्टेपी रीजन में रहते थे, एंड स्टेपी रीजन में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा स्कार्स होते थे इस एरिया के अंदर, और इसी रीजन की वजह से ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मंगोल्स के लिए। वो जो है मेनली चाइना के साथ ट्रेड करते थे। वो अपना जो एनिमल प्रोडक्ट है उसको उनको देते थे, बदले में उनसे जो उनके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो ले लेते थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया जैसे। कंक्लूजन, अब भाई जंगीज़ खान और मंगोल्स का क्या इम्पैक्ट रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो हम देखते हैं। भाई मंगोल्स के लिए जो जंगीज़ खान है वो सबसे ग्रेट लीडर है ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने सभी मंगोल लोगों को यूनाइट किया है, उन्होंने सभी लोगों को ट्राइबल वॉर से फ्री करवाया है, चाइनीज़ एक्सप्लोटेशन से मंगोल्स को उन्होंने फ्री करवाया है, उन्होंने प्रॉस्पैरिटी लाई है, उन्होंने इतना ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर क्रिएट करा है, उन्होंने ट्रेड रूट्स को रिस्टोर करा, मार्केट्स को उन्होंने रिस्टोर करा, जो कि अलग अलग ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, तो जंगीज़ खान उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ग्रेट लीडर माने जाते हैं। भाई जंगीज़ खान ने बहुत सारे डाइवर्स लोगों के ऊपर रूल करा था जो अलग अलग फेथ से बिलोंग करते थे। भाई मंगोल खान जो थे वो अलग अलग फेथ से बिलोंग करते थे, कुछ शमन थे, कुछ बुद्धिस्ट थे, कुछ क्रिश्चियन थे, कुछ ने बाद में चल के इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पर्सनल बिलीव्स को जो है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन था वो मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस रिजीम के ऊपर बेस्ड था। भाई ऐसा नहीं लगता था कि ये जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है इसको उनके प्लूरलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन से कोई खतरा है। बेशक वो इतने डाइवर्स थे लेकिन फिर भी वो अच्छे से एडमिनिस्टर कर पा रहे थे। आज के टाइम पे आफ्टर द डिकेड्स ऑफ सोवियत कंट्रोल, ये जो कंट्री है मंगोलिया वो अपनी आइडेंटिटी को रिक्रिएट कर रही है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। जंगीज़ खान उनके लिए एक आइकॉनिक फिगर है सभी लोगों के लिए। सो उन्होंने, जो जंगीज़ खान थे, उन्होंने पास्ट की ग्रेट मेमोरीज को नेशनल आइडेंटिटी बना दिया है मंगोल्स की, एंड इसी से नेशन और उसका फ्यूचर डिटरमाइन होता है। मंगोल्स जो हैं वो आइडियोलॉजिकल मॉडल्स देते हैं मुगल्स ऑफ इंडिया को। तिमूर ये भी दूसरे मोनार्क थे जो कि यूनिवर्सल डोमिनियन चाहते थे, ये भी जंगीज़ खान की तरह पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा चाहते थे, लेकिन वो ऐसा करने में हेजिटेट करते थे क्योंकि वो जंगीज़ खान की डिसेंट से नहीं थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जंगीज़ खान जो थे उनकी कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी उस टाइम पे वर्ल्ड पे।